और आज बात आज की सबसे बड़ी खबर की, लेकिन उस खबर की पूरी डिटेल, हर वो तस्वीर जो अब तक आपने नहीं देखी है, हर वो बात जो आप नहीं जानते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है, हम उसकी बात करेंगे। इस बार देखिए, कहा जा रहा था कार पलट जाए, कार पलट जाए। जो बात मैं कह रहा हूं, इस बार कार नहीं पलटी है, ये देख रहे हैं, इस बार बाइक पलट गई है। तो यह योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में तो मिला दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इंसाफ भी दिलाया उमेश के परिवार को। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये अतीक, और ये अतीक का बेटा, यही असद, जिसका आज एनकाउंटर किया गया। असद का अपराध क्या था वो आपको बताने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, उमेश की हत्या में असद ने दिन दहाड़े, देखिए, पिस्टल निकालकर प्रयागराज की सड़क पर दिन दहाड़े गोली चलाई बेखौफ होकर। जैसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज और खौफ नहीं है, देखिए, उसके बाद बंदूक लेकर अंदर घुस गया, खुलेआम गोली चलाई थी, केवल अपना खौफ और डर पैदा करने के लिए यूपी में। लेकिन योगी राज में डर और खौफ योगी और कानून का ही होता है। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है असद का गोली चलाने के बाद की तस्वीर। ये असद की बॉडी पड़ी है, एनकाउंटर हुआ, ये बाइक पड़ी हुई आपको नजर आ रही है, और ये जो बॉडी आप देख रहे हैं, ये गुलाम वो शूटर जो वहां उस वक्त मौजूद था। असद को आप देख रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, चप्पलें पहनी है, बताया जा रहा है बाइक से भाग रहा था, उस वक्त एनकाउंटर हुआ और योगी की पुलिस ने इसे ढेर कर दिया है। तो असद अकेला नहीं था, असद के अलावा दूसरी तस्वीर देखिए, ये एनकाउंटर साइट की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां एनकाउंटर हुआ, ये बाइक पड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं, इस जगह पर एनकाउंटर किया गया, यहीं असद की बॉडी भी पड़ी हुई थी। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं गुलाम, ये है गुलाम मोहम्मद, जो खड़ा था दुकान में बात कर रहा था, और इसे पहले से पता था गोली चलानी, और जैसे ही उमेश आए फौरन दुकान से बाहर निकल कर गया है और इसने फायरिंग की है। ये गुलाम मोहम्मद है। गुलाम की तस्वीर दिखाइए, दूसरा एनकाउंटर जिसका हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये है गुलाम जिसका एनकाउंटर किया गया। उमेश मर्डर में ये भी शामिल था। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये जो दूसरी बॉडी पड़ी है, साथ में नजदीक लेके आइए प्लीज कैमरा, ये जो दूसरी बॉडी पड़ी है, ये गुलाम का शव है, ये अतीक का बेटा असद पड़ा हुआ है, ये गुलाम की बॉडी है, गुलाम भी ढेर किए जा चुके हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन सी जगह, किस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ, किस जगह पर इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश का झांसी कहां है? आप बिहार में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो देखिए, यह उत्तर प्रदेश का नक्शा आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नक्शे में नीचे की तरफ आप देखिए, झांसी दिख रहा है, बुंदेलखंड का इलाका, और झांसी में है परीक्षा डैम। इस परीक्षा डैम पर एनकाउंटर हुआ है, जो झांसी से बताया जा रहा है 7 किलोमीटर की दूरी है, थोड़ा आउटर में पड़ता है परीक्षा डैम, यहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। फ्लिप कीजिए इसे, अब देखिए जरा, ये उसके बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एनकाउंटर के बाद उसके शव को एंबुलेंस में लाकर रखा गया है, ये वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब एनकाउंटर साइट पर दोनों ढेर हो गए, उसके बाद वहां मौके पर पुलिस पहुंची है, ये आप देखिए, पुलिस पहुंची, पुलिस ने कफन में लपेटा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, असद और गुलाम, फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज इस तस्वीर को। असद और गुलाम दोनों आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम कैसे दिया गया, इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम देने के पीछे कौन सी टीम काम कर रही थी, वो भी आपको बताऊंगा। पहले देखिए जरा कैसे हुआ ये एनकाउंटर, पूरा ऑपरेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, किस जगह पर, कौन सी साइट पर किसने गोली चलाई, एक एक बुलेट कैसे कहां से चली। और नीचे ले जाइए प्लीज। अब आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बाइक पर आपको दो लोग नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बाइक पर जो दो लोग नजर आ रहे हैं, असद और गुलाम बाइक पर सवार थे। सामने आप देख रहे हैं, योगी की पुलिस ने सामने से आकर उन्हें रोका। हुआ यह कि झांसी में छिपा था अतीक का बेटा असद। यूपी एसटीएफ को असद की पूरी लोकेशन मिल गई थी कि झांसी में किस जगह पर छिपा है। ठीक 11:30 बजे असद की लोकेशन का पता चला। असद के साथ शूटर गुलाम भी मौजूद था, देख रहे हैं आप, असद और गुलाम एक साथ बाइक पर सवार थे। झांसी के परीक्षा डैम इलाके में ये दोनों छिपे हुए थे, और इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ ने एक प्लान बनाया, और इस प्लान बनाने के साथ ही देखिए उसके आगे क्या हुआ, यह है प्लान। प्लान के बाद 12 बजे एसटीएफ की टीम ने असद को पूरी तरह से घेर लिया। असद और गुलाम दोनों तरफ से घिर चुके थे। दिल्ली से ही एसटीएफ असद का पीछा कर रही थी। असद बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, 7-8 ठिकाने बदल चुका था, लेकिन एसटीएफ, झांसी में एसटीएफ ने दोनों को घेर लिया। यूपी एसटीएफ ने कहा, 3 बार कहा असद से कि तुम सरेंडर कर दो तो जान बच जाएगी, लेकिन उसके बाद देखिए अतीक के बेटे असद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। यूपी एसटीएफ ने फायरिंग का जवाब देना शुरू कर दिया। करीब 23 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। परीक्षा डैम इलाके में 40 राउंड गोलियां चली हैं, थोड़ी बहुत नहीं, 40 राउंड गोलियां चली हैं।
असद के साथ गुलाम भी फायरिंग कर रहा था पुलिस के ऊपर। और इस फायरिंग के बाद यह हुआ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाइक पलट गई, असद भी जमीन पर पड़ा था और गुलाम भी। दोपहर 12:30 बजे मुठभेड़ में असद ढेर हो गया था। असद के साथ शूटर गुलाम भी मारा जा चुका था। असद की ने सफेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था, हवाई चप्पल पहने असद के हाथ में पिस्तौल भी थी। परीक्षा डैम का इलाका बेहद सुनसान इलाका है। डैम के आसपास काफी झाड़ियां भी हैं। एनकाउंटर वाली जगह पर एक बाइक थी जो आप देख रहे हैं, बिना नंबर प्लेट की डिस्कवर बाइक। दोनों के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। बाइक की दूसरी तरफ आपको जो नजर आ रहा है वो गुलाम है। गुलाम ने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। असद और गुलाम दोनों के पास मोबाइल थे, दोनों के पास नए मोबाइल और सिम थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही असद लोकेशन बदलता था, सिम बदल लेता था। 48 दिन से गुलाम और असद फरार थे। उमेश पाल मर्डर केस में दोनों की तलाश एसटीएफ कर रही थी। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको। हमारे सहयोगी मृदुल झांसी के परीक्षा डैम पहुंच चुके हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। इस काली अंधेरी रात में बहुत कुछ देख पाना तो संभव नहीं है, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम इस समय मौजूद है वहां पर जहां अतीक के बेटे असद को मौत के घाट उतारा गया था। और अब मैं आपको घटना का रिक्रिएशन करके बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था जब असद और गुलाम मोहम्मद यहां पर पहुंचे और पीछे पीछे थी यूपी एसटीएफ की टीम। सबसे पहले इरफान आप इधर आइए। ये वही रास्ता है जो उस काफिले पर जहां से 500 मीटर की दूरी है हाईवे की, और ये वही रास्ता है और यहीं से अतीक का बेटा असद और गुलाम मोहम्मद अंदर आए थे। लेकिन आपको ये बता दें कि उसी रोड से अतीक का काफिला जाता था और अतीक के काफिले पर हमले की योजना बना रहे थे, ये पुलिस ने साफ कर दिया है। लेकिन जब इस रास्ते से यहां पर ये आगे बढ़ते हैं और एसटीएफ की टीम इन्हें घेर लेती है, ये रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। यहां पर दिखाने की कोशिश करिए इरफान, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, जूतों के निशान, गाड़ियों के निशान हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पर जैसे ही पहुंचते, इधर आइए इरफान जरा इधर आइए। यहां पर जैसे ही काफिला आगे बढ़ता है, यहां पर उनकी बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। ये भी कि यहां पर रोकने की कोशिश करती है यूपी एसटीएफ और बार बार रोका जाता है। उसके बाद गुलाम मोहम्मद और अतीक का बेटा असद इस इलाके से, इस जगह से नीचे की ओर दौड़ता है। ये आपको बाइक के निशान दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, आगे की तरफ बढ़िए, यहां पर आइए इरफान, ये देखिए आप, यहां पर गाड़ियों के निशान है। इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि गाड़ी बहुत स्पीड में थी, यानी दोनों भाग रहे थे। पीछे पीछे थी एसटीएफ की टीम। एसटीएफ की टीम जब यहां पर पहुंचते हैं, अतीक का बेटा असद और गुलाम मोहम्मद तो रोकने की कोशिश करती है और यहां पर पूरी की पूरी टीम तैयार हो जाती है। जाने के लिए रास्ता नहीं था। इरफान इधर दिखाइए, पूरी की पूरी झाड़ियां हैं, यानी असद के पास जाने का रास्ता नहीं था, गुलाम मोहम्मद के पास भागने का कोई चारा नहीं था। फिर टीम कहती है कि सरेंडर कर दो, लेकिन दोनों सरेंडर के लिए नहीं माने और जवाबी फायरिंग करने लगे। लेकिन फायरिंग के बाद वहां से, यहां पर आप देखिए कुछ मीटर की दूरी है, यहां से जोरदार फायर होता है। यहां से करीब 40 राउंड फायर किए गए हैं और यह पूरा का पूरा इलाका सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए अभी आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि सारे खोखे यहां से बीन लिए गए हैं, यानी टीम लेकर गई है। लेकिन जब रोका गया था तो अतीक का बेटा असद और गुलाम मोहम्मद यहां से फायरिंग करते हैं और फिर उनका हश्र क्या होता है मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि 40 राउंड जब फायर होते हैं तो हश्र क्या होता है, इरफान इधर आइए, ये आप देख सकते हैं, ये खून के धब्बे आपको बता रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे कि ये घटना घटी जरूर है, लेकिन कैसे पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आइए, तो आपने मृदुल की रिपोर्ट देखी जो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूं। एनकाउंटर हो गया, असद की बॉडी वहां पड़ी थी, उसके बाद उसकी बॉडी को उठाया गया और गुलाम की बॉडी, ये आप देख रहे हैं, ये असद को उठाया गया, ये आप देख रहे हैं, असद को उठाया, पुलिस मौजूद थी वहां, आप देख रहे हैं एम्बुलेंस मंगाई गई और वहां उसके बाद ये असद सफेद कपड़ों में जो नजर आ रहा है एम्बुलेंस में रखी गई इसकी बॉडी, और उसके बाद गुलाम की बॉडी भी एम्बुलेंस में रखी गई और दोनों की बॉडी को नजदीकी अस्पताल ले जाएगा। अगली तस्वीर दिखाई, एक और तस्वीर है, ये आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, एम्बुलेंस फौरन अस्पताल पहुंची जहां इसका पोस्टमार्टम हुआ। ये उस अस्पताल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एनकाउंटर के बाद अस्पताल लाया गया और अस्पताल में दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया। कहां पोस्टमार्टम हुआ ये आपको बताऊंगा, जिसमें गुलाम और असद दोनों शामिल हैं। पोस्टमार्टम झांसी में हुआ है, दोनों की डेड बॉडीज आप देख रहे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में असद का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के लिए 2 डॉक्टर्स का पैनल था। पोस्टमार्टम प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी की गई है। असद के साथ ही गुलाम का भी पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंप दी जाएगी और असद के नाना और मौसा शव लेने जाएंगे। दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल और इस वजह से नाना को और उनके रिश्तेदारों को यह शव सौंप दिया जाएगा। इतना ही नहीं, असद जब एनकाउंटर के दौरान असद ने गोली चलाई तो असद के हाथ में पिस्तौल थी। वो पिस्तौल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये असद का हाथ है और ये पिस्तौल जो आप देख रहे हैं ये असद के हाथ में पिस्तौल थी। ये विदेशी पिस्तौल बताई जा रही है। इस पिस्तौल से असद ने फायरिंग की थी, तो असद अकेला नहीं फायरिंग करने वाला। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं,
गुलाम मोहम्मद के हाथ में भी विदेशी पिस्तौल थी। दोनों ने फायरिंग की है पुलिस के ऊपर। ये विदेशी पिस्तौल कौन सी, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है वो पिस्तौल जो गुलाम के पास थी। ये है ब्रिटिश बुलडॉग। इस पिस्तौल का नाम है ब्रिटिश बुलडॉग और इस पिस्तौल से गुलाम ने गोली चलाई। दूसरी पिस्तौल दिखाइए जो असद के पास थी। असद के पास ये पिस्तौल थी। ये वो पहली वाली रिवॉल्वर, ये पिस्टल है, ये वॉल्थर पिस्टल है। ये अत्याधुनिक पिस्तौल कहां से आई, कौन सी है, कितनी महंगी पिस्तौल है, कैसे विदेशी हथियार इनके पास आते थे, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है वॉल्थर P88 पिस्टल। मुठभेड़ की जगह से वॉल्थर P88 बरामद हुई है। डॉन के बेटे असद के हाथ में वॉल्थर P88 पिस्टल थी। वॉल्थर P88 पिस्टल जर्मनी में बनाई गई थी, यानी मेड इन जर्मनी पिस्टल है। वॉल्थर P88 की रेंज 60 मीटर होती है। पिस्टल में 15 राउंड वाली बॉक्स मैगजीन लगती है। P88 में एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है जब आप फायर करेंगे तो हर बार आपको इसे लोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप फायर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पिस्टल जो होती है उसे आपको बार बार लोड नहीं करना पड़ता, एक बार में आप एक साथ फायर कर सकते हैं। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक ज्यादा पसंद की जाती है। ऑटोमेटिक में खुद से फायर का खतरा ज्यादा होता है, ऐसे में पिस्टल खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है। वॉल्थर P88 पिस्टल साल 2000 में बंद कर दी गई थी। गुलाम के पास रिवॉल्वर थी ये वाली। वॉल्थर P88 पिस्टल 2000 में बंद की गई और गुलाम की जो रिवॉल्वर है, इसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर रहा था गुलाम। 1872 में बुलडॉग रिवॉल्वर लॉन्च हुई थी और इंग्लैंड में फिलिप वेबले एंड सन्स ने बनाई थी ये। बुलडॉग को पॉकेट रिवॉल्वर भी कहते हैं, छोटी होती है, आसानी से जेब में आ जाती है। साइज इतना छोटा होता है कि आप इसे जेब में रख सकते हैं। बुलडॉग एक डबल एक्शन रिवॉल्वर होती है और इस रिवॉल्वर की रेंज 18 मीटर के करीब है। 5 राउंड का घूमने वाला इसमें सिलेंडर भी लगा होता है, मतलब एक बार में 5 बार इससे गोलियां चलाई जा सकती हैं। 1872 से 1900 तक बुलडॉग का उत्पादन हुआ और अब इस रिवॉल्वर को कंपनी नहीं बना रही है। तो यह अत्याधुनिक पिस्टल इनके पास थी। अब आइए मैं आपको बताता हूं, इस दौरान इधर एनकाउंटर हो रहा था, पुलिस ग्राउंड पर थी, एसटीएफ ग्राउंड पर थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ इस दौरान क्या कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ एक हाई लेवल मीटिंग ले रहे थे। उन्हें पता चला कि अतीक का बेटा असद मारा जा चुका है, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो योगी किस तरह से ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, योगी देख रहे थे कि कैसे उनकी टीम काम कर रही। असद के एनकाउंटर के बाद योगी ने फौरन बैठक बुलाई। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी ने यह बैठक की और एनकाउंटर की रिपोर्ट योगी को दी गई, कैसे एनकाउंटर हुआ, किसने पहले फायरिंग की। उसके बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की। प्रमुख सचिव गृह ने इस पूरे घटनाक्रम को बताया। बैठक में डीजीपी, स्पेशल डीजी भी मौजूद रहे, एसटीएफ चीफ और गृह सचिव भी बैठक में शामिल थे। उस दौरान सीएम योगी ने एसटीएफ चीफ अमिताभ यश की तारीफ की। योगी ने यूपी के डीजीपी को भी तारीफ की इस पूरे ऑपरेशन पर। सीएम ने ऑपरेशन में शामिल पूरी टीम की प्रशंसा की है। उमेश पाल मर्डर में पुलिस एक्शन से योगी खुश हैं। अब जरा सुनिए उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको आपराधिकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। इधर एनकाउंटर हुआ, लेकिन सोचिए एनकाउंटर के बाद यूपी के लोग क्या कह रहे थे, क्योंकि सबको इंतजार था उमेश पाल की हत्या के बाद अब इंसाफ का वक्त आ गया। लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या गाड़ी पलट जाएगी, बातें हो रही थी गाड़ी पलट जाएगी, अतीक की, अशरफ आ रहा था, लेकिन असद की बाइक पलट गई। लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, इस तस्वीर के सामने आने के बाद इला लिख रही है, सब कार पलटने का इंतजार करते रहे, इधर बाबा ने बाइक ही पलटा दी। जितेश सिंह लिख रहे हैं योगी ने माफियाओं की पैंट गीली कर दी है, जो बात योगी ने कही थी। एनकाउंटर तस्वीर में यह नजर भी आ रहा है। अभिषेक कुशवाहा ने लिखा योगी आदित्यनाथ की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, मिट्टी में मिलाने का बेहतरीन काम किया है योगी ने। रजत मिश्रा ने लिखा योगी की रगड़ाई राज का गवाह बना रहा है अतीक अहमद, अतीक के साम्राज्य की काली पिक्चर अब द एंड की ओर है। राहुल कश्यप ने लिखा तुम रक्षक काहू को डरना, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की तरफ एक और कदम, हैशटैग योगी आदित्यनाथ।
अमन राज ने लिखा, बेगुनाहों को मारने की कोशिश तो अंजाम असद जैसा होगा। यह योगी का नया उत्तर प्रदेश है, रामराज वाला सिर्फ कानून का राज है यहां। ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एनकाउंटर के बाद लोगों को पता चला, तो अतीक को भी पता चला। अतीक उस वक्त जानते हैं कहां है? अतीक उस वक्त अदालत में मौजूद था, कोर्ट में था। अतीक और अशरफ कोर्ट में थे। इन्हें बताया गया कि असद का एनकाउंटर हो गया है, असद को मारा जा चुका है। पहले मैं ग्राफिक दिखाऊंगा कि क्या रिएक्शन था, उसके बाद ऊपर के 2 विजुअल दिखाऊंगा। कैसे, देखिए जरा क्या रिएक्शन था अतीक का। प्रयागराज कोर्ट में अतीक की पेशी थी और अतीक को कोर्ट में एनकाउंटर की खबर मिली। डॉन को बताया गया तीसरा बेटा मार दिया गया है। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक रोने लगा। अदालत में फूट फूट कर रोया डॉन। कोर्ट में अतीक का भाई अशरफ भी मौजूद था। अशरफ अतीक के पास आकर बैठ गया। अतीक को रोता देख अशरफ भी रो पड़ा। रोते रोते अतीक का गला सूख गया। अतीक इस दौरान सिर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अतीक ने पानी मांगा। अतीक ने असद के एनकाउंटर पर चुप्पी तोड़ी। पहली बार बोला अतीक, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अतीक ने पूछा, असद को कहां दफनाया जाएगा? असद के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था अतीक। कोर्ट में अर्जी लगाकर अतीक ने इजाजत मांगी थी। कोर्ट से अतीक को यह झटका लगा है, अपने बेटे के जनाजे में अब अतीक शामिल नहीं हो पाएगा। सुरक्षा कारणों से अतीक को इस बात की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डॉन का बेटा मारा गया तो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब बाहर निकला अतीक तो आज लोगों में इतनी हिम्मत आ गई